तो गाइस आज आपको पता है ध्रुव राठी की वीडियो लेकर आए हैं, वो भी पहली बार। और पहली बार की वीडियो का थंबनेल देख के तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये भूतों पे है। देखो मेरे पास इतना बड़ा दिल नहीं है जो मैं ये वीडियो देखूं, लेकिन ये नहीं ये घसीट के लेकर आई। इसको पता है अच्छे से कि मुझे भूतों से डर लगता है, फिर भी बोली कि ध्रुव भाई की वीडियो आई है यार, देखते हैं मजा आएगा। देखो यार मुझे भी नहीं पता वीडियो में क्या है, लेकिन जो थंबनेल है ना ध्रुव भाई आपका वो बहुत डरावना है। बहुत ज्यादा यार, मेरी तो टाइट फिट हो रही अभी से, लेकिन वीडियो में क्या होने वाला है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करें? नहीं तू रहने दे, तू मत देखना, मैं तो देखूंगी। मैं हनुमान चालीसा निकाल लेती हूँ गाइस, 2 मिनट। नमस्कार दोस्तों, साल 2005 में एक बड़ी पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। हॉरर फिल्में वैसे तो हॉलीवुड में बहुत बनी है, लेकिन इस फिल्म के बारे में एक बड़ी खास बात थी। इस फिल्म के पोस्टर पर देखिए क्या लिखा था, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, यानी कि एक सच्ची घटना पर आधारित थी। यह आधारित थी एनालिस मिशेल की कहानी पर। दुनिया के इतिहास में एक्सॉर्सिज्म की वन ऑफ द मोस्ट फेमस घटना। एनालिस मिशेल ये लड़की थी जिसका जन्म हुआ था साल 1952 में वेस्ट जर्मनी में। जब ये 16 साल की थी, एक दिन स्कूल में ये अचानक से बेहोश हो जाती है। इसके दोस्त बताते हैं कि जब ये बेहोश हुई तो ये 1-2 मिनट के लिए बड़ी ही अजीब सी ट्रांस लाइक स्टेट में थी। उस शाम को जब वो अपने घर वापस लौटी और अपने कमरे में सोने गई तो रात में अचानक से उसकी नींद खुलती है और वो कहती है कि उसे ऐसा लगा कि बॉडी के ऊपर एक बहुत ही हैवी सी फीलिंग आ रही है। बिस्तर पर देखती है तो पता चलता है कि उसने पेशाब कर दिया था रात। लेकिन फिर अगले कई हफ्तों महीनों तक कुछ नहीं होता, अंटिल 1 साल बाद एक बार फिर से ऐसा ही इंसिडेंट होता है और इस बार एनालिस के पेरेंट्स को लगता है कि उसे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। द सन अखबार ने रिपोर्ट किया कि जब पेरेंट्स डॉक्टर के पास गए तो ना तो डॉक्टर को ना ही न्यूरोलॉजिस्ट को कुछ भी गलत मिला एनालिस में। लेकिन फिर करीब 1 साल बाद और फरवरी 1970 में एनालिस को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इस बार जब वो हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी, एनालिस कहती है कि उसे बड़े ही अजीबोगरीब कलर्स दिखाई दी और आवाजें सुनाई दी। डॉक्टर ने कहा कि इसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, जिसकी वजह से इसे सीजर्स हो रहे हैं। अब वैसे तो ये कोई इतनी रेयर बीमारी नहीं है, दुनिया भर में 50 मिलियन से ज्यादा लोग इससे सफर करते हैं, लेकिन एनालिस का केस काफी अनोखा था। कुछ ही दिनों बाद एनालिस को बड़ी ही खतरनाक हेल्यूसिनेशंस होने लगी। उसे ऐसी चीजें दिखने लगी जो किसी और को नहीं दिखती थी। उसे ऐसी आवाजें सुनने में आई जो किसी और को नहीं सुनती थी। उसके सर में कुछ आवाजें जो उसे बार बार कहती थी कि वो शापित है। इसके चलते वो भारी डिप्रेशन में चली गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कैथोलिक क्रिश्चियन लोग अक्सर एक टाइप की प्रेयर करते वक्त अपने घुटनों पर बैठते हैं। द टेलीग्राफ अखबार ने रिपोर्ट किया कि एनालिस ये एक दिन में 600 बार करने लगी, इस हद तक कि उसके घुटनों के लिगामेंट्स डैमेज हो गए। फिर एक बार वो एक टेबल के नीचे जाकर छुप गई और लगातार 2 दिन तक कुत्तों की तरह भौंकने लगी। एक बार उसने एक मकड़ी को खा लिया, एक बार एक कोयले के टुकड़े को खा लिया और एक बार तो एक चिड़िया को भी खा गई। उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। डॉक्टर से कोई जवाब नहीं मिला तो वो एक बिशप के पास गए और बिशप से कहा कि वो एनालिस के ऊपर एक्सॉर्सिज्म करे। एक्सॉर्सिज्म का मतलब है किसी के शरीर के अंदर से किसी शैतान की आत्मा बाहर निकालना, रिलीजियस प्रोसीजर्स करना। इंडिया में इसे झाड़ फूंक कहते हैं। ऐसा कहा गया कि एनालिस के शरीर में 6 शैतान छिपे थे। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर, रोमन एम्परर नीरो, जूडास जो कि जीसस के एक डिसिपल थे जिन्होंने जीसस को धोखा दिया था। चौथा केन, एडम के बेटे जिन्होंने अपने भाई एबल को मार दिया था। 5वां लूसीफर जो कि मेन शैतान होता है क्रिश्चियन थियोलॉजी में। और छठा वैलेंटीन फ्लाइशमान, 1500 की सदी में रहने वाला एक जर्मन कैथोलिक प्रीस्ट जिसे चर्च से बाहर निकाल दिया गया था, उसकी शराब की हैबिट को देखकर और एक मर्डर के चार्ज के बेसिस पे। एनालिस मिशेल के ऊपर जैसे जैसे ये एक्सॉर्सिज्म किया गया, कहा जाता है कि उसके अंदर के शैतानों ने बोलना शुरू कर दिया। इसकी असली ऑडियो क्लिप जब ये एक्सॉर्सिज्म किया जा रहा था, ये अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल है। Ja, ich lache für die anderen Leute, damit die nicht mehr kommen und so. Nein, ihr Klötze! Der Mann, ihr Klötze! Und der Mann will auch nicht tot! Die Ruhe gibt nur der Ohren! Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen. Ich hab dein Bruder geschlagen! Die Trübe weißt du, Maria! Ich verdammt! एनालिस मिशेल का केस दुनिया के इतिहास में एक बहुत ही अजीबोगरीब केस है, लेकिन ये इकलौता नहीं है।
10 साल पहले एक अमेरिकन आदमी अपने होटल के कमरे में बेहोश पाया गया। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका होश वापस आया तो उसने अचानक से स्वीडिश भाषा बोलनी शुरू कर दी। जब उसका आईडी कार्ड चेक किया गया और सारे डॉक्यूमेंट्स देखे गए तो पता चला इस आदमी का नाम था माइकल बोटराइट। लेकिन जब उससे पूछा गया उसका नाम क्या था, वो कहता है कि मेरा नाम था योहान ए। Bizarre medical mystery out of Palm Springs. Navy veteran wakes up one morning speaking only Swedish, no memory of his past. एक अमेरिकन आदमी बेहोशी के बाद अचानक से कैसे स्वीडिश भाषा में बात करने लग गया। एनालिस मिशेल कैसे ये शैतान की आवाजें अपने मुंह से निकालने लग गई। क्या सही में उसके अंदर कोई शैतान की आत्मा घुस गई थी? आइए समझते हैं इन रहस्यों को एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से आज के इस वीडियो में। पहले फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यार भूत होते देखो मेरे पास तो जीता जागता सबूत बैठा हुआ है, भूत होते हैं। इसकी हरकतें, इसके कई बातों से पता चल जाता है भूत होते हैं। खुद को एक्सप्लेन कर रही है, आप इसकी फालतू बातों पर ध्यान मत दिया करो। गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डरावनी है यार, बहुत ज़्यादा डरावनी है। जिसको सुसु करने की आदत है ना डायपर पहन के बैठ जाना। यार कैसी वीडियो, इंग्लिश में कहा जाए तो डीमनिक पोजेशन, हिंदी में कहा जाए तो किसी भूत प्रेत का आपके शरीर के ऊपर कब्जा कर लेना। इस सब के पीछे असली कारण होता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर का नाम आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। अगर नहीं सुना तो शायद आपने फिल्में देखी हो जिसमें इसे दिखाया गया है। अपरिचित, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, फाइट क्लब या साइको। जैसा कि ये नाम कहता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसका मतलब है कि किसी एक इंसान के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज हैं। लेकिन ये हो कैसे सकता है, इसे समझने के लिए हमें इस नाम का इस्तेमाल करना बंद करना होगा, क्योंकि अब इस मेंटल कंडीशन को एक नया नाम दिया गया है, DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। आइडेंटिटी का मतलब तो आपको पता होगा, आइडेंटिटी यानी आपकी पहचान। लेकिन डिसोसिएशन ऑफ आइडेंटिटी का क्या मतलब हो सकता है? फेमस शायर निदा फाजली ने एक बार लिखा था, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। इस शायरी का एक्चुअली में एक डीपर साइकोलॉजिकल मीनिंग है, क्योंकि पहले तो हुए आप वो इंसान जो आप असलियत में हो, लेकिन दूसरे हुए आप वो इंसान जो आपको लगता है आप हो। फर्क समझ रहे हो? कोई इंसान यहाँ एक बेवकूफ है, लेकिन उसे लग सकता है कि वो तो एक होशियार और समझदार इंसान है। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म का यार ये एल्विश भाई को भी यहाँ ले आए। ये मतलब मेरे ख्याल से यार ये चेन, मैंने बोला था पहले भी कि चेन चला रहे हैं ये लोग, एक दूसरे की वीडियो में एक दूसरे की बुराई ठोक रहे। जैसे एल्विश भाई ने ध्रुव भाई को पकड़ लिया, वैसे इस वीडियो में किसी न किसी बहाने से ध्रुव भाई ने एल्विश भाई को पकड़ लिया। इस्तेमाल किया जाता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये इफेक्ट तब देखने को मिलता है जब कोई इंसान अपनी काबिलियत को ओवर एस्टिमेट करता है, जब उसके पास नॉलेज और स्किल की सख्त कमी होती है। तो हिंदी में इसके लिए एक कहावत भी है, थोता चना बाजे घना। लेकिन बेवकूफ होना और इंटेलिजेंट होना तो सिर्फ एक एस्पेक्ट हुआ। डिसोसिएशन ऑफ आइडेंटिटी तब भी हो सकता है जब किसी इंसान को लगे कि वो दिल का बड़ा अच्छा है लेकिन असलियत में वो सेल्फिश है। या फिर उल्टा भी हो सकता है, कोई इंसान किसी चीज में बहुत अच्छा है लेकिन उसे लगता है कि वो इतना अच्छा नहीं है। तो नंबर 1 आप वो इंसान जो असलियत में हो, नंबर 2 वो इंसान जो आपको लगता है आप हो। ये हो गई आपकी सेल्फ इमेज। नंबर 3 है द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल सेल्फ, वो इंसान जो आप बनना चाहते हो। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है और जैसी आपकी सोशल कंडीशनिंग हुई है उससे बहुत असर पड़ता है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए उनका आइडियल सेल्फ हो सकता है एल्विश यादव। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! लेकिन डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति अपने बेटे को बताते हैं कि बेटा, अपार्टमेंट में जो चौकीदार हैं वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तुमसे बड़े हैं, उनको तुम सम्मान से नमस्ते करो। तो उनके बेटे के लिए आइडियल सेल्फ क्या रहेगा? हम्बल और नॉलेजेबल होना। अब यहाँ पर अगर किसी आदमी की नंबर 2 और नंबर 3 की पहचान में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम होगा, लो सेल्फ एस्टीम होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ किसी आदमी की नंबर 2 और नंबर 3 की पहचान एक दूसरे से बहुत मिलती हो तो उसका हाई सेल्फ एस्टीम होगा, कॉन्फिडेंस काफी ऊपर होगा। क्योंकि ये बात सिर्फ एक सवाल पर आकर अटक जाती है कि आप अपने आप को कितना पसंद करते हो, कितना एक्सेप्ट करते हो। क्या आप जब भी मेट वाली गीत की तरह हो? तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो। बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ। या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जो खुद को बिल्कुल पसंद नहीं करते। Why do I hate myself so much? सेल्फ इमेज, आइडियल सेल्फ और सेल्फ एस्टीम। साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स कहते हैं कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट इन 3 हिस्सों से बनता है।
और ये 3 हिस्से बहुत सारी अलग अलग चीजों पर डिपेंड करते हैं। हमारी हैबिट्स कैसी हैं, हमारा आसपास का माहौल कैसा है, हम किन चीजों को लेकर प्राउड फील करते हैं, किन चीजों से हम एम्बैरेस्ड फील करते हैं, हमारे रिग्रेट्स क्या हैं, हमारे सीक्रेट्स क्या हैं, हमें किन चीजों से डर लगता है, क्या हमारे डिजायर्स हैं, क्या हमारी फैंटेसीज हैं। ऐसा हो सकता है कि बाहर से कोई इंसान बहुत खुश दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही सैड और लोनली फील करता हो। जैसे कि काइफी आजमी ने लिखा था, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो सकता है बाहर से कोई इंसान बहुत ही रिलीजियस हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो भगवान में विश्वास ना करता हो सकता है बाहर से कोई इंसान बहुत ही रिस्पेक्टफुल और हम्बल हो और लोगों को लेकर, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने बॉस को लेकर या परिवार के किसी सदस्य को लेकर बहुत गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भरी हो। बायोलॉजिकली ये भी हो सकता है कि किसी का शरीर एक आदमी का हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता हो कि वो एक औरत है। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी का शरीर एक औरत का हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता हो कि वो एक आदमी है। तो बात मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि हमारी पहचान और हमारा माइंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। कई बार ये होता है कि हमारी अलग अलग पहचाने अलग अलग पर्सनैलिटीज में डिसोसिएट। यार ध्रुव भाई, स्टोरी कहाँ से शुरू करी थी और कहाँ लेकर आ गए यार आप। हमें तो लगा कि बहुत डरावनी वीडियो होने वाली है, तो भैया तभी तो हम इसके पास चैट के बैठ गए कि डर लगेगा। लेकिन यहाँ तो ये तो हमारे पार्ट बता रहे हैं, हमारे में 3 पार्ट है, 4 पार्ट है, ये हमारी हॉबी है ध्रुव भाई। और साथ में एल्विश भाई को और घसीट रहे, देख लेना नेक्स्ट वीडियो एल्विश भाई की इन पे आने वाली है। एक दूसरे को बस रोस्ट करना जानते हैं कर जाती हैं। इन अलग अलग पर्सनैलिटीज को ऑल्टर्स कहा जाता है। एक इंसान के 2 ऑल्टर्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इवन 20 ऑल्टर्स भी हो सकते हैं। एक फेमस केस है किम नोबल का, जिसकी 100 से ज्यादा अलग अलग पर्सनैलिटीज है। हर एक का अलग नाम, अलग उम्र, अलग जेंडर आइडेंटिटी, अलग टेम्परामेंट, अलग बॉडी लैंग्वेज, इवन दिमाग के अंदर अलग अलग मेमोरीज। आमतौर पर कुछ हद तक बहुत से नॉर्मल लोगों में भी अलग अलग पर्सनैलिटीज देखने को मिलती है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जब वो समय बिताते हैं अपने दोस्तों के साथ, उनका बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज काफी अलग होता है एज कम्पेयर टू जब वो समय बिताते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। बात करने का ढंग, इमोशनल टॉलरेंस सब बदल जाता है डिपेंडिंग अपॉन आप किसके साथ हो। लेकिन इस DID बीमारी में ये चीज एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है। ना सिर्फ आपका बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर, बल्कि आपका नाम भी बदल जाता है, आपकी उम्र भी बदल जाती है। कुछ लोगों के केस में अलग अलग मेमोरीज भी फॉर्म होने लग जाती हैं दिमाग में। ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि वो अपने माइंड को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इन केसेस में एक मेन पर्सनैलिटी जरूर होती है लोगों की, जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टाइम उन लोगों के अंदर देखने को मिलती है। इसे होस्ट आइडेंटिटी या प्राइमरी आइडेंटिटी कहा जाता है। यूजुअली ये वो पर्सनैलिटी होती है जिस नाम के साथ आपने जन्म लिया है, लेकिन कुछ केसेस में आपका एक ऑल्टर भी आपकी होस्ट आइडेंटिटी बन सकता है। जैसे कि किम नोबल के केस में उनकी एक ऑल्टर पेट्रिशिया उनकी प्राइमरी होस्ट आइडेंटिटी बन गई। किम नोबेल की एक 14 साल की बेटी है। जब वो माँ बनकर अपनी बेटी का ख्याल रखती हैं, तो वो अपने आप को किम की तरह नहीं देखती, वो अपने आप को पेट्रिशिया की तरह देखती है। किम और पेट्रिशिया के अलावा इनकी और भी आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि जूडी, जूली, एबी, डॉन, केन, बॉनी, हेली। 2017 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी स्प्लिट नाम से, जिसमें इसी चीज को दर्शाया गया था। किम और उनकी बेटी जब ओपरा विनफ्री शो पर गई थी, उनकी 2 बार फिल्मिंग करी गई थी। एक बार जब वो घर पर थे तब किम की पर्सनैलिटी थी पेट्रिशिया वाली, और जब वो शो पर आए तो इनकी पर्सनैलिटी बन गई 15 साल की जूडी। ज्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि जैसा आप फिल्मों में देखते हो उस तरीके से पर्सनैलिटी नहीं बदलती है अचानक से और बहुत बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से। Can you tell me about yourself? How old are you? I'm 12. इनफैक्ट ज्यादातर टाइम अगर लोगों को पता ना हो तो वो इस चीज को नोटिस भी नहीं कर पाते। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो यहाँ पर देखने को मिलती है कि जब जब ये पर्सनैलिटी का स्विच होता है, दूसरी पर्सनैलिटी ने जो चीज करी थी उसकी मेमोरी ही नहीं रहती। तो अक्सर इनकी जिंदगी में ये कभी चाबियां भूल जाती हैं कहीं पर, कभी पिज्जा की डिलीवरी ऑर्डर करा देती है, लेकिन इन्हें पता ही नहीं होता कि इन्होंने ऑर्डर कराई थी वो पिज्जा की डिलीवरी। कई बार इनकी गाड़ी इन्हें कहीं मिस्टीरियसली बहुत किलोमीटर दूर पार्क हुए मिलती है। एक दिन बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज हुई थी कि पर्सनैलिटी स्विच गाड़ी ड्राइव करते करते हो गया। इनकी 15 साल वाली जूली की पर्सनैलिटी आ गई गाड़ी ड्राइव करते हुए, और इसकी वजह से एक एक्सीडेंट हो गया। एक ऐसा इंसान जो इस डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से सफर करता है, उससे खुद नहीं पता होता कि वो इससे सफर कर रहा है। उन्हें बस ये दिखता है कि अचानक से मेमोरी लॉस हो रहा है उनको, या टाइम का सेंस नहीं समझ में आ रहा। उन्हें समझ में नहीं आता कि कुछ घंटे पहले वो कहां पर थे जब उनकी कोई दूसरी पर्सनैलिटी थी। तो किम को जब बताया गया कि वो इस DID डिसऑर्डर से सफर करती हैं, तो पेट्रिशिया और उनकी बहुत सारी और पर्सनैलिटीज ने ये मानने से ही मना कर दिया। उन्हें लगा ये क्या अजीब चीज है, ये नहीं हो सकता। हमें 6 साल तक थेरेपी करनी पड़ी थी उन्हें, तब जाकर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ऐसा कुछ हो रहा है।
एक बारी उन्हें ये चीज समझ में आई तो धीरे धीरे पजल के पीसेस जुड़ने लगे और उन्हें दिखने लगा कि क्यों वो बार बार टाइम लूज करती जा रही थी, क्यों बीच बीच में मेमोरी में गैप्स दिखते थे। It makes me sad, but I haven't got those memories that she's got. So I'm hearing it like a third person. साइकोथेरेपी की मदद से धीरे धीरे पेट्रिशिया ने अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट करना शुरू किया, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है डिसोसिएशन का ऑपोजिट, रीइंटीग्रेशन। अलग अलग ऑल्टर्स के बीच में कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश की जाए ताकि सारी आइडेंटिटीज एक साथ मिलकर वापस जुड़कर एक आइडेंटिटी बन जाए। जिस समय आर्टिकल लिखा गया था, एज ऑफ दैट टाइम उनकी आइडेंटिटी फुली इंटीग्रेट अभी भी नहीं हुई थी। हर दिन उन्हें 3 से 4 स्विचेस देखने को मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उन्होंने समझ लिया था कि क्या ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी स्विच कर रही है। जैसे कि जब भी खाना सर्व किया जाता था, जूडी की पर्सनैलिटी बाहर निकल आती थी। जब भी वो नहाने जाती थी, स्पिरिट ऑफ वाटर की पर्सनैलिटी ओवरटेक कर लेती थी उनकी बॉडी पर। ये चीजें समझकर उन्होंने धीरे धीरे अपने DID सिस्टम को मैनेज करना शुरू किया। लेकिन दूसरी तरफ एनालिस मिशेल, जिसकी कहानी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी, वो इतनी फॉर्चुनेट नहीं थी। उन पर 67 एक्सोर्सिज्म्स किए गए 10 महीने के टाइम स्पैन में, और उसके बाद उनकी मौत हो गई। क्या रीजन था उनकी मौत के पीछे? कई लोग कहते हैं कि शैतान और बैड स्पिरिट्स नेगेटिव एनर्जी की फॉर्मेशन करते हैं, और इसके सोल्यूशन के तौर पर अक्सर पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं। अक्सर आपको तरीके बताए जाते हैं कि कैसे आप यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को हार्नेस कर सकते हो और नेगेटिव एनर्जी के खिलाफ लड़ाई कर सकते हो। एक ऐसा ही आइडिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिसकी बात द सीक्रेट किताब में करी गई है, अल्केमिस्ट किताब में करी गई है, और इवन ओम शांति ओम में एक डायलॉग है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? आप में से कई लोग मुझे इस टॉपिक पर बात करने को कहते हैं, इसलिए मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा ध्रुव राठी एकेडमी पर ये ई बुक द पावर ऑफ यूनिवर्स। इस वीडियो के रिसर्चर और मेरे दोस्त विजेता दहिया ने एक किताब लिखी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑरा और कई सारी ऐसी मिस्ट्रीज पर। इस किताब का फॉरवर्ड मैंने लिखा है और मेरी राय में ये एक बहुत ही यूजफुल किताब है, क्योंकि इससे आप कुछ ऐसा सीखेंगे जो पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा। ये शायद से पहली ऐसी बुक है जिसमें फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ हेल्प को एक रैशनल और साइंटिफिक माइंडसेट से समझाया गया है। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट आता है तो जरूर मैं कहूंगा पढ़कर देखिए। सिर्फ 77 पेजेस की बुक है, जिसमें 1 से 1.5 घंटा लगे आपको ये पढ़ने में, और एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर सिर्फ 59 रुपीज में आप इसे खरीद सकते हैं। इसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोनों हिंदी और इंग्लिश वर्जन में अवेलेबल है, पावर ऑफ यूनिवर्स और ब्रह्मांड की शक्ति। अब टॉपिक पर वापस आए तो एनालिस की मृत्यु किसी शैतान या नेगेटिव एनर्जी की वजह से नहीं हुई। इसकी मृत्यु हुई स्टारवेशन और एक्यूट डिहाइड्रेशन की वजह से, यानी कि खाने और पानी की सख्त कमी की वजह से। इनका वजन इतना कम हो गया था कि ये सिर्फ 32 किलो पर था। इनकी मृत्यु की खबर जब दुनिया भर में फैली तो ये एक नेशनल स्कैंडल बन गया। लॉ एजेंसीज यहाँ पर इन्वॉल्व होने लगी। उन्होंने देखा कि एनालिस को एक्चुअली में साइकियाट्रिक केयर के अंडर रखा जाता था 16 इयर्स की एज के बाद से। जो फिजिशियंस उसे ट्रीट कर रहे थे उन्होंने कहा कि वो मेडिकेशन और थेरेपी को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है। उन्होंने बताया कि एनालिस को एक्चुअली में 3 मेंटल इलनेसेस थी। पहला, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एक ऐसी मेंटल बीमारी है जिसमें लोगों को अपने वजन को लेकर डिस्टॉर्टेड परसेप्शन रहता है। हेल्दी लोगों को लगता है कि वो वेट गेन कर रहे हैं, वो मोटे हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में उनकी बॉडी हेल्दी होती है, और इसी के चलते वो खाना कम करते रहते हैं और धीरे धीरे वो एबनॉर्मली लो बॉडी वेट पर पहुंच जाते हैं। और तीसरी बीमारी उन्हें थी हाइपर रिलीजियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक ऐसी कंडीशन जिसमें किसी इंसान की रिलीजियस बिलीफ इतनी इंटेंस बन जाती हैं कि वो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट करने लगते हैं। उन्हें स्पिरिचुअलिटी को लेकर डिल्यूजन्स होने लगते हैं। ऐसे लोग अक्सर ऑब्सेस्ड बन जाते हैं अनहोली चीजों को लेकर। उनके जो थॉट्स होते हैं वो इसी चीज में लगे रहते हैं कि कहीं उन्होंने कोई पाप तो नहीं कर दिया, कुछ गलत तो नहीं हो गया। इसके पीछे कारण बताया गया एनालिस के पेरेंट्स, जो कि हद से ज्यादा रिलीजियस थे। एनालिस का बचपन ही एक एक्सट्रीमली रिलीजियस अपब्रिंगिंग में गुजरा। इसी कारण से एनालिस को लगा कि उसके अंदर शैतान बैठे थे, और वो उन शैतानों को कभी हिटलर कहती, तो कभी जुडाइस, तो कभी लूसीफायर। ये बात बड़ी ऑब्वियस है, क्योंकि अगर कोई भी हिंदू, मुस्लिम या एथिस्ट यहाँ पर होता जो सेम प्रॉब्लम से सफर कर रहा होता, ये सारे नाम उसके दिमाग में ना आते। लूसीफर, जुडास और केन जैसे नाम एनालिस सिर्फ इसलिए जानती थी क्योंकि बचपन में उसे पढ़ाया गया था इन नामों के बारे में। यूट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कहा कि इन सारी चीजों के एड अप होने की वजह से एनालिस एक बहुत ही हैवी साइकिक डिस्टर्बेंस फेस कर रही थी। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने कहा कि अगर मेडिकल असिस्टेंस उसे सही टाइम पर दी जाती तो उसकी मृत्यु को रोका जा सकता था। यही कारण कि उसके पेरेंट्स और 2 रोमन कैथोलिक प्रीस्ट के खिलाफ चार्जेस फाइल किए गए, जिन्होंने उसके ऊपर यह एक्सोर्सिज्म किया। इन चारों लोगों
लोगों को नेग्लिजेंट होमिसाइड के लिए कॉन्विक्ट भी किया गया। अब एक सवाल यहाँ शायद आपके मन में आए कि हम में से बहुत लोगों के अंदर इररेशनल थॉट्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, रिग्रेट्स, फियर्स, अलग अलग चीजों के डर, रिप्रेस्ड डिजायर, सुपरस्टिशियस, ये सब देखने को मिलता है। लेकिन हम में से हर किसी को ये DID नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्या फर्क है उन लोगों में जिनको ये बीमारी होती है और जो इन बाकी सारी चीजों के बावजूद भी इस बीमारी से सफर नहीं करते? इस डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के पीछे रूट कॉज क्या है आखिर? यूएस, कनाडा और यूरोप में जब DID से सफर कर रहे लोगों का डेटा कंपाइल किया गया तो पता चला कि अप्रोक्सीमेटली 90% केसेस में जो लोग इस बीमारी से सफर करते हैं उनके बचपन में कभी ना कभी उनके खिलाफ किसी ना किसी तरीके का अब्यूज हुआ है। ये अब्यूज फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी या सेक्सुअल भी, रेपिटेटिव भी हो सकता है या सिर्फ एक छोटे से पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो सकता है। लेकिन इस अब्यूज की वजह से ट्रॉमा होता है, आपके दिमाग में एक मानसिक घाव पड़ता है और इस ट्रॉमा की वजह से आपका दिमाग डिसोसिएट कर जाता है। सुनकर ये थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये बात सच है। डिसोसिएशन एक कोपिंग मैकेनिज्म है बॉडी का। जो चोट आपके यहाँ लगी है उसे किसी तरीके से ओवरकम करने के लिए आपका दिमाग अलग अलग पर्सनैलिटीज में स्प्लिट हो जाता है। ऑब्वियसली ये ओवरकम करने का तरीका कोई सेफ तरीका नहीं है, ये एक सीरियस मेंटल इलनेस है। इसकी वजह से लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और सीवियर डिप्रेशन में गिर जाते हैं। इसकी वजह से लोग ड्रग्स और अल्कोहल के नशे का भी शिकार बन जाते हैं और कई केसेस में या तो खुद पर या दूसरों के खिलाफ वायलेंट हो जाते हैं। जो भी बचपन में ट्रॉमेटिक इवेंट एक ऐसे इंसान के साथ हुआ हो वो अक्सर उसके अनकॉन्शियस माइंड में चले जाता है और ज्यादातर केसेस में उसे याद भी नहीं रहता कि क्या हुआ था उसके साथ। और सुनकर आपको ट्रीटमेंट का तरीका थोड़ा अजीब लगे लेकिन साइकोथेरेपी में जब इसकी ट्रीटमेंट करी जाती है तो थेरेपिस्ट जो है वो ट्राई करता है कि आपको उस ट्रॉमेटिक इवेंट की याद दिलाए, क्योंकि अगर बिखरी हुई आइडेंटिटीज को वापस से इंटीग्रेट करना है, एक इंसान की एक पहचान वापस से बनानी है, तो जो भी उसके साथ हुआ था उस ट्रॉमेटिक इवेंट की एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। इसका सोल्यूशन छिपा है उस बीते कल को याद करके स्वीकार करने में। अब डिसोसिएशन एक ऐसी चीज है जो सिवियर केसेस में ये DID की बीमारी दे देती है, लेकिन इसके माइल्ड केसेस बहुत सारे लोगों में देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था। चांसेस है इस वीडियो को देखने वाले हर दूसरे इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना कभी एक डिसोसिएटिव एपिसोड जरूर एक्सपीरियंस किया है। कुछ स्टडीज कहती हैं कि 74% लोगों ने एक डिसोसिएटिव एपिसोड कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है। कुछ स्टडी एक अमेरिका में करी गई थी, कहती है कि ये नंबर 50% के अराउंड है। एक बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि दुनिया की ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन ने ये कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है। लेकिन कंफ्यूज होने की बात नहीं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो ब्लैक एंड व्हाइट है कि या तो ये आपको होगा या ये आपको नहीं होगा। ये एक स्पेक्ट्रम है। जैसे डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का एक स्पेक्ट्रम होता है, वैसे ही ये डिसोसिएशन का भी एक स्पेक्ट्रम होता है। मॉडरेट और माइल्ड बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में इससे DID की बीमारी होती है। माइल्ड केसेस के एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि डिसोसिएटिव एमनीजिया। आपने डायलॉग किसी ना किसी मूवी में सुना होगा कि उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। लोग अक्सर जब किसी ट्रॉमेटिक एपिसोड से सफर करते हैं तो उनका जो दिमाग होता है वो उस एपिसोड को डिसोसिएट कर लेता है टाइम से ही, तो कई सारी डिटेल्स भूल जाते हैं उसके बारे में। इस टाइप के डिसोसिएशन को कहा जाता है डिसोसिएटिव एमनीजिया। इसके अलावा हो सकता है डिसोसिएटिव फ्यूग। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, माइकल बोटराइट की कहानी। एक अमेरिकन आदमी जो बेहोश होने के बाद अचानक से स्वीडिश बोलने लगा। अब जानते हो ये कैसे हुआ? इसके पीछे एक सिंपल कारण था कि उसने अपनी जिंदगी का काफी समय स्वीडन में बताया था। स्वीडिश पब्लिक रिकॉर्ड्स ने दिखाया कि बोटराइट 1981 से लेकर साल 2003 के बीच में ऑन एंड ऑफ स्वीडन में रहे थे। कई स्वीडिश लोगों से जब पूछताछ करी गई तो उन्होंने बताया कि वो एक ऐसे अमेरिकन को जानते थे जिसकी बहुत दिलचस्पी थी मेडिवल हिस्ट्री में। इसकी फोटोज भी कई देखने को मिली जब ये स्वीडन गया था बचपन में। लेकिन स्वीडन में इतने साल बिताने के बाद ये जापान मूव हो गया, जहां पर इसकी शादी हुई, पिता बना। उसके बाद ये चाइना में मूव हुआ, वहां पर इसने इंग्लिश सिखाई और बाद में इसके बाद वो कैलिफोर्निया मूव हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि ये डिसोसिएटिव फ्यूग स्टेट से सफर कर रहा है, जहां पर लोग अपने पास्ट इवेंट्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर भी ट्रिगर कोई ना कोई ट्रॉमा ही होता है। बोटराइट का एक बेटा और 2 एक्स वाइफ्स थी, लेकिन बोटराइट से जब इसके बारे में पूछा गया तो उसे इनमें से किसी के बारे में भी याद नहीं। लिंकन पार्क बैंड का एक गाना है नम नाम से। इस गाने में एक लाइन है, मैं इतना सुन हो गया हूँ कि मैं आपको यहाँ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जिन्हें अक्सर ऐसी फीलिंग होती है कि वो अपने एक्शंस, अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स से डिटैच्ड है कंप्लीटली। वो अपने आप को एक आउटसाइडर की तरह देखते हैं। इस तरीके की डिसोसिएशन को डीपर्सनलाइजेशन कहा जाता है। इसी से ही मिलती जुलती एक डिसोसिएशन है डीरियलाइजेशन, जहां पे लोगों को ये फीलिंग आती है कि उनकी आसपास की दुनिया और लोग बड़े ही अनरियल हैं। सब कुछ एक सपने की तरह लगता है।
टाइम या तो बहुत धीरे चलता है या बहुत ही तेजी से चलने लगता है। ये सारी चीजें बड़े ही सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन ज्यादातर फिल्में अनफॉर्चुनेटली या तो इन्हें बड़े ही डरावने तरीके से दिखाएंगी या फिर बड़े ही इनसेंसिटिव तरीके से दिखाएंगी। भूल भुलैया फिल्म में जैसे कि राजपाल यादव का एक किरदार है छोटा पंडित, ये किसी मेंटल इलनेस से ग्रसित है और फिल्म में इसका मकसद सिर्फ एक कॉमिक रिलीफ देना है। फिल्म के आखिर में एक सो कॉल्ड साइकियाट्रिस्ट इसका इलाज करता है इसे एक थप्पड़ मारकर। इवन जो विद्या बालन के किरदार अवनी की मुख्य कहानी है, वहां भी साइकियाट्रिस्ट इलाज करते वक्त बड़े ही अजीबोगरीब तरीकों का इस्तेमाल करता है, जो कि असल जिंदगी में कोई भी रियल लाइफ थेरेपिस्ट अप्रूव नहीं करेगा। दूसरी तरफ कुछ फिल्में हैं जो डीआईडी के पेशेंट्स को बहुत ही वायलेंट तरीके से पोर्ट्रे करती हैं, जैसे कि अपरिचित या फिर एल्फ्रेड हिचकॉक की लेजेंडरी फिल्म साइको। इन्हें बिल्कुल ही खतरनाक इंसान दिखाया जाता है, इस बीमारी को सेंसेशनलाइज किया जाता है एंटरटेनमेंट के लिए। किंग्स कॉलेज लंदन की डॉक्टर सिमोन रेंडर्स कहती हैं कि जहां समाज में पहले से ही इन बीमारियों को लेकर एक स्टिग्मा है, वहां ऐसी फिल्में डीआईडी पेशेंट्स को एक हिंसक और खतरनाक इंसान दिखाकर प्रॉब्लम को और बढ़ा देती हैं। असल जिंदगी में ज्यादातर डीआईडी पेशेंट्स एक्चुअली में वायलेंट नहीं होते। 2017 की एक रिसर्च ने भी यही कंक्लूजन निकाला था। एक फिल्म जिसमें बहुत ही सेंसिटिव और अच्छे तरीके से डीआईडी पेशेंट को दिखाया गया था वो है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, फरहान अख्तर और दीपिका पादुकोण की ये फिल्म, अगर आपको याद हो तो। इसके अलावा एक हरियाणवी वेब सीरीज है ओपरी पराई, जिसमें एक साइकोथेरेपिस्ट के थेरेपी के रूल्स को बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि कैसे एक साइकोथेरेपिस्ट अपने आसपास पहले पेशेंट के अराउंड एनवायरनमेंट क्रिएट करता है सेफ्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी और ट्रस्ट की। इसमें रियल लाइफ टेक्निक्स भी दिखाई गई हैं, जैसे कि गाइडेड इमेजरी और बैंडलर्स हैंडशेक, जो कि हिप्नोथेरेपी में इस्तेमाल करी जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप इस बीमारी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे कि मेंटल इलनेस के अराउंड हमें स्टिग्मा नहीं क्रिएट करना चाहिए। अगर किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है। अगर किसी को कोई मेंटल इशू है तो उसे थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। ये कोई ईगो की बात नहीं है। असल जिंदगी में अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी से सफर कर रहा है तो हो सकता है उसके पीछे की रूट कॉज कोई ना कोई ये बीमारी हो। इसलिए एक अच्छा आइडिया रहता है साइकोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना। और अगर आपको लगता है कि असल जिंदगी में कोई भूत प्रेत, शैतान, चुड़ैल जैसी चीज एग्जिस्ट करती है तो आंखें खोल लीजिए, हम 2024 में जी रहे हैं। द पावर ऑफ यूनिवर्स ई बुक को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। और अगर आप मेरी बातों से अभी भी कन्विंस नहीं है तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जहां पर मैंने भूतों की बात करी है। क्या गोश्त असली में एग्जिस्ट करते हैं, क्या सच्चाई है उनके पीछे की, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं तुम आके मंजुलिका, सॉरी गाइज डायलॉग गलत हो गया। सो गाइज यार आज हाँ मैं तुम आके मंजुलिका की वीडियो कैसी लगी? अब आप सोच रहे होंगे ऐसे बीच में कैसे आवाज़ चेंज करके बात कर रही है ना, उसकी तरह। हाँ यार गाइज, ये ध्रुव भाई ने बोला भूत नहीं होते, लेकिन भूत होते हैं। मेरे पास ही बैठा है यार, तुम लोग को दिखाई दे रहा है? मुझे देखो साक्षात दिखाई दे रहा है, इतने लंबा चौड़ा सा ये भूत। अरे यार उस वीडियो में ये बताया कि भूत नहीं होते हैं। होते हैं गाइज, होते हैं। मेरे पास आसपास बैठे रहते, जब देखो तभी आ जाते उठ उठ के। बस ये कि मेरा वाला भूत मुझसे बात कर लेता, लोगों के भूत उनसे बात नहीं करते। लेकिन आज गाइज मैंने एक आदमी 20 लोग होते, मैंने आज जाना है इसने यार। मैं तो एक ही हूँ, यार देखो मैं तो एक ही हूँ, 4-5 हाथ भी नहीं निकल रहे यार मेरे। तो देखो याद नहीं क्या उन्होंने बताया, सबको नहीं होती है बीमारी। मतलब मैं ठीक हूँ गाइस। हाँ मैं भी ठीक ही हूँ। ये भी एक ही है गाइस, ये भी एक है। मतलब 2-3 निकलेंगे क्या मेरे अंदर से? 20 शरीर तो एक ही दिया है भगवान ने। नहीं गाइस, उसने बोला ना कम से कम 20 होते हैं, तो मैं चेक कर रही थी। दिमाग से 20 होते हैं। अच्छा पागल ये नहीं गाइस, आई एम सो इंटेलिजेंट। उसने बोला ना कि तुम अपने आप को कितने सारे रूप में चेंज कर सकते, तो मेरा फर्स्ट रहता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ ना गाइस। कोई शक? बता दो इसको कमेंट सेक्शन में ये है कि नहीं है। वैसे ध्रुव राठी की वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन यार एक बात, तो मैं इनकी रिएक्शन वीडियो फर्स्ट टाइम हम लेकर आए हैं, लेकिन ऐसे भी मैं कभी देखती हूँ इनकी वीडियो तो कभी भी मैं बिल्कुल सा इतना सा ब्रेक नहीं लेती हूँ, क्योंकि इनकी वीडियो नॉलेजेबल होती है भाई। कंटिन्यू, ब्रेक को भी हटा साइड में, कंटिन्यू देखती हूँ मैं, क्योंकि इनकी एक बात पॉइंट की होती है। लेकिन ध्रुव भाई यार ये क्या कर रहे हो यार, आप क्या कर रहे हो? एल्विश भाई को भी घसीट लिया। भाई को क्यों घसीटा? अब फिर कहीं आप पे कोई दूसरा केस ना हो जाए, हम नहीं चाहते कि आप नहीं ध्रुव भाई आप पे नहीं मतलब फिर एल्विश भाई फिर आप पे वीडियो बनाएंगे, फिर आप बनाओगे, वो बनाएंगे, ये बनाएंगे। ऐसे ही तो इंटरेस्ट बनता है यूट्यूब पे। और ऐसे हम आपके लिए वीडियो
लाते रहेंगे। सो गाइस, आज की ध्रुव राठी की वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप मस्त लगी, कि मुझे तो अच्छी लगी, लेकिन थोड़ा डर लग रहा है। वो तो आज रात को पता चलेगा, जो मैं आपको कल आके बताऊंगी, क्योंकि भैया मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता है, और मुझे तो हनुमान चालीसा भी नहीं आती यार। पूरी गंवा रही है। आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो, ताकि बाकी लोग भी जान सके कि आखिर भूत होते हैं कि नहीं होते। होते नहीं गाइस, होते। होते। इसकी बकबक चलती रहेगी, तब तक के लिए बाय बाय।